राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी एपीओ क्रैश कोर्स के बारे में एक ऐसे वीडियो पर चर्चा करेंगे आईपीसी के, जहां से निश्चित तौर से कम एक प्रश्न आना श्योर है। यानी इस वीडियो में जो आपका 10 से 5 मिनट का वीडियो होगा, एक क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है, कोई उसे काट नहीं सकता। मिनिमम एक तो आना ही आना है, वैसे 2-3 भी हो सकते हैं। आइए हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं। हाँ, कुछ सूचना है आप लोगों के लिए कि पीसीएसजे एपीओ क्रैश कोर्स के लिए, यूपी पीसीएसजे या एपीओ के क्रैश कोर्स के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास संचालित की जा रही है। आप इसके मेंस के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीसी में 3 का संयोग। तीन क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 का संयोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम 3 के उन संयोग को देखेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। 4-5 खंडों को मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। 3 का संयोग अभी और भी ज़्यादा है। दृष्टांत स्वरूप मैंने यहाँ पे 5-6 चीज़ों का उल्लेख किया है, जो जाहिर तौर से आपको कम से कम 1 से 2 नंबर दिला के ही जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पेपर आने के बाद मिला लीजिएगा कि कम से कम इस वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन फंसना श्योर है। चलिए, हाँ, आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक है, बहुत सारे धमाकेदार वीडियो। ठीक है, धमाकेदार का तात्पर्य यह है कि कोई इंटरटेनमेंट नहीं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से धमाकेदार, कि जो आपकी परीक्षा के लिए खूब उपयोगी होगा। यानी उसमें हर एक वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आना तय। ऐसे वीडियो बहुत जल्द अब आना शुरू हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जाहिर तौर से उसका आपको अधिकतम फायदा होगा। आइए सबसे पहले देखता हूं कि तैयारी के बारे में लिखा, तैयारी दंडनीय। देखिए, आईपीसी में बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जो तैयारी को दंडनीय बनाती हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये 3 धाराएं हैं जो तैयारी को दंडनीय बनाती हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। धारा 122, 126, 399 क्या है? देश के विरुद्ध युद्ध करने की अगर तैयारी कोई करता है तो धारा 122 में ऑफेंस है। दूसरा है धारा 126, हमारे देश के जो मित्र देश हैं, यानी हमारे भारत देश का जितने भी मित्र देश हैं, अगर उन मित्र देशों के साथ भी हम युद्ध करने की तैयारी करते हैं तो वो भी अपराध है। ठीक, अब भारत के मित्र देश कौन है? भारत का सभी मित्र देश लगभग हैं जिनसे हमारे संबंध है, लेकिन भारत के दुश्मन देश की संख्या 0 है, ध्यान रखिएगा। चाइना और पाकिस्तान भारत के दुश्मन देश नहीं हैं। दुश्मन देश घोषित करने के लिए सरकार को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये बात सही है कि चाइना और पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे दुश्मन देश हैं। और तीसरा है 399, डकैती करने की तैयारी। ध्यान रखिएगा, डकैती करने की तैयारी भी पनिशेबल है, सेक्शन 399। तो ये 3 धाराएं पनिशेबल हैं, प्रिपरेशन को पनिशेबल डिक्लेयर करती हैं। जनरली प्रिपरेशन इज नॉट ऑफेंस। ठीक है, बट पर्टिकुलर ये 3 सेक्शन जो ऐसे हैं जो पनिशेबल हैं। इसके साथ साथ कूटकृत सिक्का बनाने की तैयारी करना, ठीक है, वो सब भी पनिशेबल है, लेकिन पर्टिकुलर कोई किसी धारा में स्पष्ट तौर से उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा देखते, असंवैधानिक धारा, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन। 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो वर्तमान में असंवैधानिक हो गए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यानी मैं कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की बुरी नज़र पड़ गई इन 3 धाराओं पे, और इन 3 धाराओं को नज़र लग गई सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, और ये 3 धाराएं बेकार हो गई, पैरालाइसिस हो गया, अब ये काम के लायक नहीं रह गई। हाँ, फिर एक बात ध्यान रखिएगा, महत्व जो है मुद्दे की बात ये कि ये तीनों धाराएं रिपील नहीं है, निरसित नहीं है। निरसित करने की पावर यानी हटाने की पावर जो है पार्लियामेंट को है, जिसने रखा है वही हटा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट केवल उसके प्रभाव को समाप्त कर सकता है। तो ये असंवैधानिक है, रिपील नहीं है। अगर ऑप्शन एग्जाम में दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा रिपील हो गई है, तो रिपील एको नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सब असंवैधानिक है। क्या है 303, 303, 377, 497, ये 3 धाराएं असंवैधानिक है। मैं संक्षेप में बता देता हूँ। 303 ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान करती है जो आजीवन कारावास का सजा भुगतते हुए जेल में रह रहा हो। यानी जेल में रह रहा ऐसा कैदी जिसको आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है, अगर वो किसी की मृत्यु दंड कारित करता है तो उसे फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान मैंडेटरी किया गया था। ठीक है, ये अगर इसका ऐतिहासिक महत्व देखेंगे ना, तो जो उस समय के जेलर लोग थे उन लोगों के लिए ये धारा लिखी गई थी, क्योंकि जो कैदी थे वो जेलरों को ही निपटाते थे। ठीक है, जेलरों को ही निपटाते थे। उस समय था क्या, जैसे देश में जो है आज़ादी की बिगुल बज चुकी थी और उसमें जिन लोगों को, भारतीयों को पकड़ के जेल में डाला था, तो वो सब वहाँ के जेलरों को ही निपटा देते थे। जेलर अंग्रेजे ही होते थे। ठीक है, तो इसके लिए उनके संरक्षण के लिए भी ये धारा 303 लिख दी गई थी। लेकिन क्योंकि इसमें केवल मृत्युदंड दिया जाना मैंडेटरी कर दिया गया था, अतः सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया अनुच्छेद 14 और 21 के आधार पे। अब बहुत डिटेल में मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो संक्षेप में है। ठीक है, डिटेल में जानकारी आपको लेना है किसी भी विषय पे तो आप इस नंबर पे संपर्क करें, क्रैश कोर्स या फुल कोर्स ज्वाइन करें, आपको पूरी आईपीसी विस्तृत रूप से बताई जाएगी। ठीक है, किस केस में असंवैधानिक घोषित किया गया, इधर देखिए, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण केस हैं जिसमें से एक केस आपके एग्जाम में आना तय है, कोई काट नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में ही 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया है। किस आर्टिकल के आधार पर? आर्टिकल 14 एंड 21। ठीक है, उसके बाद 377 अभी बहुत जल्द 2018 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, जो धारा अननेचुरल रेप को अपराध घोषित करती थी। इसको आंशिक रूप से जो है अपराध घोषित किया गया है और आंशिक रूप से छूट दे दिया गया है। अर्थात अब कोई 2 वयस्क लोग, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, महिला हो या पुरुष हों या थर्ड जेंडर हो, इससे मतलब नहीं, 2 मेजर पर्सन अगर आपस में संबंध बनाते हैं, कैसा संबंध? अप्राकृतिक संबंध, अननेचुरल रिलेशन अगर आपस में बनाते हैं तो वो ऑफेंस नहीं है, बशर्ते उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। माइनर अगर बनाएंगे तो वो ऑफेंस है। दूसरी बात, अगर ये अननेचुरल संबंध जानवरों के साथ बनाया जाता है तो ये आज भी ऑफेंस है। तो जानवरों के लिए आज भी ऑफेंस है, इंसानों के संदर्भ में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। केस है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, 5 जजों की बेंच थी, इसमें ध्यान रखिएगा 2018 का केस है, सितंबर महीने का। उसके बाद 497 जारता, एडल्ट्री में जो है 497 में अपराध था। ये अपराध ठीक है पुरुष को दंडित कराने के लिए किया जाता था, इसमें महिला के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं था। जाटा का मतलब था कि जब कोई विवाहित महिला किसी पर पुरुष के साथ उसकी सहमति से संबंध बनाती है तो ये जारता का अपराध कहलाता था। इसमें उस पुरुष को उस दूसरे पुरुष को दंडित कराने का अधिकार मिला हुआ था। अब 497 में जो है 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के केस में इसमें भी 5 जजों की बेंच थी। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि कोई भी महिला या पुरुष जो विवाहित है किसी भी पर पुरुष पर स्त्री से संबंध बना सकता है, अब अपराध नहीं। यानी कोई भी विवाहित पुरुष या विवाहित महिला किसी भी दूसरे पुरुष या विवाहित महिला से ठीक है या विवाहित महिला से संबंध बना सकते हैं, बशर्ते उसकी सहमति होना चाहिए, वो माइनर ना हो। ये अपराध नहीं, यहाँ सिविल ग्राउंड बन जाएंगे, तलाक का आधार है, क्रूरता का आधार है, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब ग्राउंड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आइए फिर 3 का संयोग देखिए। अपूर्ण अपराध, आईपीसी में ऐसे अपराध हैं जिनके में परिणाम निकलने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बिना परिणाम के ही फल मिल जाता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि बिना मेहनत के ही अगर फल मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि बिना सफलता के जो हम चाह रहे थे वो हमें मिला नहीं, फिर भी प्रसादी मिलती है। ये 3 अपराध हैं, आपराधिक दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक प्रयत्न। ठीक है, आपराधिक दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक प्रयत्न। यानी अगर हम अपराध करने का दुष्प्रेरण करेंगे, जब कोई कार्य हम खुद न करके दूसरे से करवाते हैं तो ये दुष्प्रेरण कहलाता है। जब हम कोई कार्य करने के लिए एक लोगों के साथ मिलकर सहमति बनाते हैं तो ये आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। और जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी तरफ से अंतिम कार्य कर चुके हों लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों कि हमारे नियंत्रण से परे हो,
तो वो प्रयत्न कहलाता है, प्रयास कहलाता है। फिर से समझिए, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण का मतलब होता है जब हम कोई कार्य खुद ना करके किसी दूसरे से करने के लिए कहते हैं। कौन सा कार्य? अपराध। यानी जब कोई आपराधिक कार्य हम खुद ना करके किसी दूसरे को करने के लिए कहते हैं, चाहे उसको उकसा करके, सहायता करके, षड्यंत्र में शामिल होकर के, इससे मतलब नहीं। हम दूसरे से करवाते हैं तो वो चाहे करे या ना करे, इससे हमें मतलब नहीं। अगर हम दूसरे से करने के लिए कह दिए तो ये आपराधिक दुष्प्रेरण के लिए हम दोषी हो जाएंगे। अब आपराधिक दुष्प्रेरण के लिए लायबिलिटी कब, कैसे, कितनी होती है, ये डिटेल में जानने के लिए मैं फिर आपको कहूँगा, अभी इस नंबर पर संपर्क करिए, फुल कोर्स या क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आपराधिक षड्यंत्र में क्या होता है? दो लोग आपस में कम से कम मिल करके किसी अपराध को करने के लिए जब सहमत होते हैं तो ये आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। ठीक, उसके बाद है आपराधिक प्रयत्न। इसमें जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए अपनी तरफ से अंतिम कार्य कर चुका हो, फिर भी उसमें रिजल्ट उसे ना मिल पाए। क्यों ना मिल पाए? क्योंकि ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जो उसके नियंत्रण से परे हो। ठीक, जैसे एक महिला कुएं में कूदने के लिए दौड़ी, क्यों चल के आत्म सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। इतना तेजी से दौड़ी, इतना तेजी से दौड़ी कि अंत में वो कुएं के बगल में पहुंचते पहुंचते कुएं के उस पार कूद गई। यानी इतना तेजी से छलांग लगाई कि कुएं के उस पार पहुंच गई। ठीक, तो ये क्या है? कुएं में तो गिरी नहीं, उस पार चली गई, तो उसने ऐसा प्रयास किया जो कुछ ज्यादा हो गया। ये भी जो है प्रयत्न की श्रेणी में आएगा। अगले धारा है, तो ये आपने 3 देख लिया। अपूर्ण अपराध, ये पूछा जाता है आईपीसी में वो कौन से अध्याय हैं जो अपूर्ण अपराध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में अध्याय भी हैं और अपने आप में ये जो है ऑफेंस भी है एक तरह से। ठीक, अभी इनके अध्याय को देखेंगे तो दुष्प्रेरण अध्याय 5 में, आपराधिक षड्यंत्र अध्याय 5 का में है, आपराधिक प्रयत्न अध्याय 23 में है। उसके बाद नए 3 अध्याय आईपीसी में जोड़े गए हैं। आईपीसी में मूल अध्यायों की संख्या 23 थी, जिसमें से 3 नए चैप्टर्स और जोड़ दिए गए हैं। कोई चैप्टर इसमें से हटाया नहीं गया, तो 3 नए चैप्टर्स जो जोड़े गए हैं, 3 का मैंने संयोग बनाया, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अध्याय 5 का दुष्प्रेरण है, 9 का निर्वाचन है और 20 का क्रूरता से जुड़ा हुआ है। उसके बाद दुष्प्रेरण के ढंग, फिर 3 का संयोग है। दुष्प्रेरण का जो अपराध है सेक्शन 107 में डिफाइन है, वो 3 तरीके से होता है। किसी व्यक्ति को उकसा करके कोई अपराध करने के लिए, किसी षड्यंत्र में साथ सम्मिलित होकर के उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य करना, और तीसरा है उस अपराध को करने के लिए साथ से सहायता करना। ठीक, तो इस 3 तरह से दुष्प्रेरण किया जाता है। उसके बाद है अवैध कार्य। अवैध कार्य यानी अवैध शब्द को डिफाइन किया गया सेक्शन 43 में, और अवैध शब्द के अंतर्गत 3 प्रकार के कार्य को अवैध माना गया। इनलीगल, 3 तरह के कार्यों को इनलीगल एक्ट माना जाता है। पहला है ऑफेंस, कोई अपराध वो भी इनलीगल कार्य है। दूसरा है कोई ऐसा कार्य जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, विधि द्वारा प्रतिषेध हो, यानी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया हो। ठीक है, वो भी अवैध कार्य है। और तीसरा है कोई ऐसा कार्य किया जाना जो ना तो अपराध हो, ना विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, लेकिन यदि मैं उसे करूं तो सिविल कार्रवाई किए जाने का आधार दूसरे को उत्पन्न हो जाए। तो ऐसा कोई कार्य अगर मैं करता हूं तो वो भी अवैध कार्य कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये तो संयोग की जोड़ी खत्म हो गई, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसी जोड़ियां हैं आईपीसी में जो 3 के संयोग की जोड़ी बनाती हैं। ठीक है, फिर मैं कहूँगा अगर आप उन सबको विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क करिए। फुल कोर्स पीसीएसजे या एपीओ का ज्वाइन करिए, या क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, या मेंस का कोर्स ज्वाइन करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आपको विस्तृत रूप से पूरे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, सीपीसी हो, टीपी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जितने भी एक्ट हैं, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, लोकल हो, ठीक है, पर्सनल हो, इससे मतलब नहीं, सब आपको विस्तृत तरीके से समझाया जाएगा। तो ये आपका जो है एक क्रैश कोर्स पे एक छोटी सी झलक थी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत तरह के क्रैश कोर्स से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जल्द से जल्द आने वाले हैं।